नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद राजा हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद राजा में ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल्स में एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जोक्स, कॉमेडी, ड्रामा, कुछ गाने जो मैंने खुद गाए हैं, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, कुछ कविताएँ जो मैंने खुद लिखी हैं, कुछ करंट टॉपिक्स पे बात, कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें करता आ रहा हूँ। और उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मेरे ख़ास दोस्त राहुल चमोली के कहने पे 1975 की इमरजेंसी के बारे में आपके सामने ब्रीफली कुछ वाक्य रखूँगा, जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा होगा, और जो लोग जानते होंगे उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा बातें बड़ी ना करते हुए मैं इमरजेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको देना चाहूँगा अपने दोस्त के कहने पे। इस टॉपिक को आज मैंने चुना है और अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इतना समय मुझे ज़रूर देंगे। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी सी बात है, बात तो बहुत बड़ी थी लेकिन बहुत छोटे से शब्दों में मैं संक्षिप्त रूप में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और कर दूँगा 4 से 5 मिनट की। तो दोस्तों, इमरजेंसी मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है आपातकाल, जैसे कि आप सबको मालूम होगा। और यह आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी लगी थी, और करीब 21 महीने की इमरजेंसी रही। और इसको घोषित किया था उस समय के तत्कालीन हमारे प्रेसिडेंट थे श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, और देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उनके कहने पे ये इमरजेंसी लगाई गई। ये इमरजेंसी दोस्तों जो लगी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर लगाई गई थी, जो कि 21 महीने तक रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए, जो कि 25 जून 1975 से लेके 21 जून 1977 तक रहा। अब दोस्तों, इस इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, जो चीज़ हुई वो मेन है कि जो मीडिया, जैसे फोर्थ स्तंभ बोला जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो प्रेस जो है लगभग बंद रही, और जो प्रेस में जो भी खबरें आती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए गए लोगों के। वो इमरजेंसी का नियम होता है, नेशनल इमरजेंसी है तो उसमें होगा। और बहुत से लोग जो उस समय के बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण साहब, मोरारजी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बहुत से बड़े नेता, उन सबको जेलों के अंदर डाला गया, और जो भी विरोध करता था उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। एक हिसाब से आप उसको तानाशाही बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तो ये नेशनल इमरजेंसी में जो चीज़ हुआ ये बहुत गलत हुआ। राजनीतिक जितने विरोधी थे ज़्यादातर उन लोगों को कैद कर लिया गया था, और प्रेस पर प्रतिबंध था। अपने मन से जो खबरें चाहते थे वो छुपा के देश में लोगों के सामने पेश किया जाता था। इसी में एक चीज़ बता दूं आपको कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे, उन्होंने इस काल को, जो एक पूरा 21 महीने का काल रहा, इसको इंडियन हिस्ट्री का सर्वाधिक काली अवधि से द्वारा की काला अध्याय ये रहा है हमारे देश का। ये जो 21 महीने बीते 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। तो दोस्तों, इसके बारे में इतना ही बताते हुए आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, वो 3 तरह के प्रोविज़न से। देखिए, पहला है आर्टिकल 352, इसके अंतर्गत आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ये बहुत ही इमरजेंसी पोजीशन में किया जाता है, और ये उससे पहले भी किया जा चुका था। करीब 1962 में चाइना वॉर के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। उसके अलावा 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी की घोषित की गई थी। और उसके बाद ये इंदिरा गांधी जी ने, और हमारे देश के प्रेसिडेंट उस समय के श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, इन्होंने 25 जून 1975 से घोषित करी, जो कि 21 मार्च 1977 तक करीब 21 महीने तक रही। दूसरा दोस्तों जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न, एक तो मैंने ये बता दिया 352 नेशनल इमरजेंसी। दूसरा प्रोविज़न होता है आर्टिकल 356, जिसके अंदर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है आर्टिकल 360, इसके अंदर फाइनेंशियल
इमरजेंसी लगती है। ऊपर वाले की, भगवान की दुआ है कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगी है। और इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, उसके पीछे के 4 मुख्य बिंदु आपको के सामने पेश करना चाहूँगा। जो 4 मुख्य बिंदु थे, उसमें पहला बिंदु है, उसको बोला जाता है, एक आंदोलन शुरू हुआ एलटी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद गुजरात में। वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय। वहाँ के लोगों ने फीस, वहाँ के जो बच्चे थे उस कॉलेज के, उन्होंने फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर एक आंदोलन स्टार्ट किया। और उस मूवमेंट को में उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसको डिसमिस किया जाए। तो इसको नवनिर्माण आंदोलन कहा जाता है गुजरात में। ये एक पहला मुख्य कारण था जिसमें एलटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने फीस बढ़ोतरी के कारण सरकार का विरोध किया था। फीस बढ़ोतरी के कारण उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था और इसको नवनिर्माण आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। एक कारण ये था। दूसरा कारण जो था वो ये कि फरवरी 1974 में उसके बाद वहाँ पे गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और गुजरात की असेंबली को उस समय डिजॉल्व कर दिया गया था। अब इसी में बढ़ते हुए दोस्तों आगे दूसरा कारण है द जेपी मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट माना जाता है, जो कि उन्होंने बिहार में स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने जो वहाँ के बिहार के छात्र नेता थे या छात्र संगठन थे उनको शामिल किया और बिहार के जो व्यापारिक संगठन थे उनको शामिल किया और एक हिसाब से बाइकआउट किया उन्होंने देश में गलत नीतियों का, करप्शन का, इस चीज़ का। तो एक आंदोलन वहाँ से चल के शुरू हुआ, जेपी मूवमेंट जिसको कहा जाता है बिहार में। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स, छात्र और वहाँ के व्यापारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। तीसरा जो कारण था मुख्य इमरजेंसी का, 1975 की इमरजेंसी का, वो था रेलवे प्रोटेस्ट। रेलवे वालों ने हड़ताल शुरू कर दी थी जिससे लोगों का आना जाना काफ़ी दुर्भर हो गया था। तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन जो इधर से उधर होता था, माल वगैरह का, स्टॉक्स का या लॉजिस्टिक का, उससे काफ़ी देश को नुकसान हो रहा था। तो तीसरा कारण बहुत ये था। इसका जो रेलवे प्रोटेस्ट था, इसकी जो अध्यक्षता की थी उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने की थी, जो बहुत अच्छे लीडर्स रहे हमारे देश के, मैं बहुत मानता हूँ उनको। और चौथा कारण था राज नारायण वर्डिक्ट का। इन्होंने, इसमें क्या हुआ था, 1971 में इलेक्शन हुआ था रायबरेली में जिसमें राज नारायण जी हार गए थे। तो इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में अपील की थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ़ कि उन्होंने कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस करी थी उस वक्त और इसकी वजह से वो जीती हैं। तो ये केस काफ़ी लंबा चला। उसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपनी वर्डिक्ट दी कि सच में उस समय जो है वो गांधी जी करप्ट प्रैक्टिस में लिप्त पाई गई हैं और उनको क्या कहते हैं 6 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया इलेक्शन लड़ने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और वो ना किसी पद पे रह सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें की पुष्टि हुई कि वो दोषी पाई गई। दूसरा, उन पे 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया और तीसरा कि वो किसी पद पर नहीं रह सकती है। तो इसके खिलाफ इंदिरा गांधी जी ने ही ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें थे जस्टिस वोकेशन अय्यर थे, उन्होंने पीएम को तब खाली जो है इसके लिए अलाउ किया कि जब तक केस पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक का वो पद पे रह सकती हैं, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट नहीं दे सकती हैं। तो ये 4 दोस्तों मेन कारण थे 1975 की इमरजेंसी के। पहला कारण मैंने आपको बता दिया, नव निर्माण आंदोलन जो गुजरात में शुरू हुआ था, फीस बढ़ोतरी के कारण बच्चों ने स्टार्ट किया और बाद में वहाँ की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा के डिजॉल्व की गई। जेपी मूवमेंट जो बिहार में स्टार्ट हुआ, जिसमें उन्होंने वहाँ के छात्र संगठनों और व्यापार मंडल्स को लेकर बड़ी तादाद में बाइकआउट किया गवर्नमेंट के बहुत सारे करप्ट उसका, और लोगों ने काफ़ी ताकतवर साथ दिया। जेपी मूवमेंट को तो पूरा हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि लोगों ने उनका कितना भरपूर साथ दिया था। और तीसरा कारण था रेलवे प्रोटेस्ट, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी, रेलवे कर्मचारी हड़ताल में से लगाए थे। और चौथा राज नारायण वर्डिक्ट, जो 1971 में इलेक्शन में रायबरेली में राज नारायण जी हार गए थे और उन्होंने कोर्ट में अपील की थी और उसमें फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीतने के बाद लेकिन फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनको एज ए पीएम के उस पर रहने का वो मिला, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ वो कोई भी वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिला। तो दोस्तों इसी तरह फिर उसके बाद
ये कहानी आगे बढ़ती गई और 1975 में इलेक्शन लगा। फिर 21 मार्च 1977 को धक्का ये लगा रहा। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर किए गए कि दोबारा से इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन हुए, लेकिन वो 1977 की इलेक्शन जिसका रिजल्ट आया करीब 21 मार्च 1977 को, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद, जो उनकी एक खास थी, रायबरेली से वहाँ से हार गई। उनके बेटे संजय गांधी जी अमेठी से हार गए और कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई इस उसमें इलेक्शंस में। और जो उभर के आई वो जनता पार्टी उभर के आई और फिर उनकी गवर्नमेंट बनी। तो कुल मिला के देखो, जो बुरा हुआ देश के साथ, जो लोगों ने भुगता 21 महीने, वो तो भुगता ही भुगता, लेकिन उसका रिजल्ट भी फिर एक लोकतंत्र देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों ने दिया भी कि इंदिरा गांधी का उस समय तख्ता पलट हो गया, मतलब वो हार गई और उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। तो ये मेरे दोस्त के कहने पे मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने विवरण रखा 1975 की इमरजेंसी का, कि कब से कब तक का वो हुआ था और जब वो हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई, इन कारणों से वो हुआ था, और उसके बाद इंदिरा गांधी हार के फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। उम्मीद करता हूँ कि संक्षिप्त रूप में 1975 के इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, आपातकाल के बारे में, उससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी और आपको उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं आज भी बता दूँ, कल भी मैंने बोला था, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद दोस्त के कहने पे मैंने रिसर्च करके जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, मेहनत करी इस पे और आपके सामने इन बातों को रखा। तो प्लीज़ इसका मुझे थोड़ा सा दक्षिणा नहीं, थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद्र राजा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए नए यूजर्स, और जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये छोटी सी जानकारी उन तक भी पहुँचे। और मैं बहुत आभारी हूँ कि राहुल चमोली जी का, जिन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया कि रोज़ इसके बारे में बताना, और मैंने सिर्फ में बताया क्योंकि यूट्यूब में बहुत लंबा समय होता भी है तो लोग उतना सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मेरे जो 100 वीडियोज़ आज तक मैं डाल चुका हूँ उससे मैंने समझा है। और अगर आपको एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए लगातार वीडियोज़ और देखने हैं तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत से कॉमेडी ड्रामाज किए हैं, बहुत से जोक्स किए हैं, बहुत से गाने गाए हैं हिंदी फिल्मी, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आए। कुछ कविताएं गाई हैं, करंट टॉपिक्स पे बात करी है और कुछ हिस्टोरिकल टॉपिक्स को भी लेके आता हूँ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, ज़्यादा फिर आपका वक्त ना लेते हुए नए एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ आऊँगा जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो सकता है या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। आप लोगों ने अभी तक का मुझे इतने ध्यान से सुना, जिन लोगों ने भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक की ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने अच्छे या बुरे जैसे भी हो कमेंट्स कीजिएगा। और नए यूजर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। आप सबकी जय हो, मैं भगवान की जय हो। जय, धन्यवाद।